स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल अपनी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप देख पा रहे होंगे कि आज है आपका पेपर जो कि साइंस का 2018 का जो है पेपर जो है आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज जो है आपके क्लियर होंगे, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए और कंसंट्रेट करें, कोशिश करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाने में। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे फाइनल पेपर है मार्च 2018 का। सो कुछ इंस्ट्रक्शन है तो इसके ऊपर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे ही अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और इससे पहले अपनी क्लास में अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल, क्योंकि आपका खुद का चैनल है, इसमें स्टडी मटेरियल जो है आपको अक्सर देखने को मिलता है और हर वो एक बोर्ड की नोटिफिकेशन जिसके कारण आप अपडेट रह सकते हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है पार्ट 1। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन आते हैं हाफ मार्क्स का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। मैं आपको बता दूं कि मैं मोबाइल लिंक दोनों लैंग्वेज में आपको कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही अच्छे से समझ पाए। तो एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। अब ऑप्शन आपके पास है 1, 2 या 4 या कोई नहीं। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन अ जाइगोट। तो अगर आपको याद होगा तो जाइगोट या फिर युग्मज का डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का, अगर आपको याद होगा तो इस तरह का जो है वो होता है। और उसमें जो है 2 न्यूक्लियाई, ओके, एक जो होता है वो मेल, एक आपका मेल का और एक जो है आपका फीमेल का न्यूक्लियस जो है, या फिर जिसे हम किंडर कह सकते हैं स्पर्म सेल से, और एक ओवा एग्स यानी कि अंडाणु से, एक शुक्राणु से और एक जो है आपका अंडाणु से है, दोनों का जो है लाइन होता है। तो उस जाइगोट में युग्मज में तो उस टाइम जो होते हैं 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो एक जो है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन में उनका मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि ब्रेन का जो है वो डेवलपमेंट होती है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को हर समय भूख लगती है। किशोर में स्वाद की कलिकाएं या ग्रंथियां भली प्रकार से विकसित होती है। तो इसका जो आपका सही आंसर है आप देख सकते हैं, या खुद भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि भोजन उसके फूड तो चाहिए उसके ब्रेन के लिए, सही बात है। लेकिन इस तीनों पॉइंट्स में जो है पॉइंट बी जो है वो कवर हो रहा है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उसे उचित आहार यानी कि एक बैलेंस डाइट जो है वो चाहिए। ओके, एक बैलेंस डाइट जो है वो चाहिए पूरी बॉडी को जो है वो डेवलप होने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन पी, प्रॉपर डाइट इज नीडेड फॉर द रैपिड ग्रोथ टेकिंग प्लेस इन देयर बॉडी। तो एक संतुलित आहार जो है वो उसकी बॉडी को चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज द, अगर हम बात करें विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजीली बाय फ्रिक्शन। तो घर्षण से कौन सी चीज जो है नीचे जो आपको दिखाई गई है आसानी से आवेशित नहीं होती है। ओके, तो प्लास्टिक का पैमाना अगर बात करें, अगर आप प्लास्टिक यानी कि आपका जो स्केल होता है ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा, अगर आप उसको हेयर के साथ उसको रब करेंगे थोड़ी देर तो वो चार्ज हो जाता है। और नीचे अगर आप छोटे छोटे जो कंकड़ गिरे होते हैं, पत्थर गिरे होते हैं, छोटे छोटे से कण अगर उसके पास उसको लेके जाएंगे तो ये जो है वो इसके साथ चिपक जाएंगे। आप ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, तो ये इजीली चार्ज हो जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बैलून की फूला हुआ गुब्बारा, अगर उसे भी अगर आप जो है वो अपने हेयर के साथ रब करेंगे या रगड़ेंगे तो वो भी जो है वो चार्जअप जो है वो हो जाएगा। ओके, तो ये भी जो है इजीली हो जाता है। और ऊनी वस्त्र, ये आपने प्रैक्टिकली किया भी होगा। आप जब स्वेटर उतारते हैं तो उस टाइम जो है आपके, अगर आप हेयर के पास लेके जाते हैं तो हेयर जो है आपके ऐसे बिल्कुल जिसे हिंदी में कहते हैं हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इस तरह से भी खड़े हो जाते हैं। ये जो है इनका कारण खड़े होने का वो भी यही है। ओके, तो ये भी चार्जअप हो जाते हैं। या फिर आप स्वेटर उतारते हैं तो उस समय जो है चट चट की आवाज जो है आपने सुनी होगी, तो वो भी इजीली चार्ज अप हो जाते हैं। तो एक तांबे की जो छड़ है वही जो है वो इजीली चार्ज नहीं हो पाती। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, तांबे की छड़। ओके, तो ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, दैट इज कॉपर डोर। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण मिरर, प्लेन जो आपका मिरर होता है, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज कौन सी होती है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो आभासी दर्पण के पीछे या आवर्तित, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है आभासी या हम और वास्तविक। आभासी मींस हम यहाँ पे कहेंगे वर्चुअल। ओके, वर्चुअल और दूसरा कहेंगे रियल इमेज। तो हमें पहले आभासी या फिर वर्चुअल और वास्तविक या रियल का डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आभासी या फिर आपकी वर्चुअल इमेज की, ओके, अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल इमेज की अगर मैं बात कर लूँ या आभासी की बात कर लूँ, तो वो आभासी इमेजेस या फिर वर्चुअल इमेज की ऐसी इमेज है जिसे हम पर्दे के ऊपर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ओके, उसका जो इमेज हम पर्दे के ऊपर ले सकते हैं। और दूसरा जो है दर्पण जो आपका मिरर होता है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा और हमेशा ही वो सीधा बनाएगा। सीधा मतलब वो कभी भी आपका उल्टी इमेज नहीं बनाएगा। जो मर्जी आप चीज ले लीजिए, चाहे गिलास ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, तो वो आपका वर्चुअल इमेज में कभी भी उल्टी इमेज नहीं बनेगी। तो ये जो है आभासी या फिर वर्चुअल इमेज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें आप बता सकते हो। जितने भी आपकी जो प्रकाश की किरणें होंगी, चाहे वो
रिफ्लेक्शन से होंगी या रिफ्लेक्शन से होंगी या परावर्तन अपवर्तन के बाद एक बिंदु से मिलेंगी। ओके, एक बिंदु पर ही जाके जो मिलेंगी और यही आपको लगेगा कि वो वाकई ही एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि आपको जो है उनका आभास होगा। ठीक है, उनका क्या होगा, बिंदु, उन इमेजेस का। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये किरण आ रही है, ये एक प्लेन चीज है, यहाँ से वो टकरा के परावर्तित होकर ऐसे निकल रही है। ओके, एक यहाँ से आ रही है, तो वो आपको ऐसे प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि ये बिंदु पे जाके मिल रही है। एक्चुअली में आपको ये कंफर्म नहीं हो पाएगा, आप आभास करेंगे, प्रतीत होगा। तो ये जो है इनके गुण है। और अगर हम बात कर ले यहाँ पे वास्तविक दर्पण की, ओके, अगर वास्तविक दर्पण की बात करें, रियल इमेजेस की बात करें, तो वो आपका क्या होगा, वो इसका बिल्कुल ठीक उल्टा ही होगा। तो इनको जो है हम कभी भी सीधा प्राप्त नहीं कर सकते। और प्रकाश की जो किरणें होंगी परावर्तन अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पे आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी, एक बिंदु पे आपको मिलती हुई लगेंगी, कंफर्म लगेंगी। और इसमें जो है इमेज हमेशा ही उल्टी बनती है। यहाँ पे सीधी बन रही थी, लेकिन रियल इमेजेस में क्या बनेगी, उल्टी। ओके, आपकी वास्तविक जो रियल इमेजेस होगी वहां पे हमेशा ही उल्टी इमेज जो है वो बनेगी। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है, इन्हें जो है हम पर्दे के ऊपर जो है वो या फिर किसी स्क्रीन के ऊपर जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इनकी इमेज को हम पर्दे के ऊपर लिया जा सकता है। तो ये मेनली अपोजिट होगी आभासी की। तो इसका सही आंसर जो है वो अब आप बता पाएंगे, सेकंड नंबर, आभासी दर्पण के पीछे बीम के साइज के बराबर बनेगा। ओके, तो ये जो है इसका आभासी या फिर वर्चुअल इमेजेस का जो क्वेश्चन है, अब काफी हद तक जो आपका क्लियर हो चुका है। वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड सम सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और वैसे ही बनेगा जितना कि वो है। फॉर एग्जाम्पल को मैं आपको बताता हूँ, जिसमें क्या है कि जब आप सुबह क्या करते हैं, आप जो है अपना सुंदर सा मुख जो है कहाँ देखते हैं, एक मिरर में। ये मिरर है और मान लीजिए ये आपका मुंह, चलो मान लीजिए ये मेरा ही मुंह है, छोड़िए मेरी शक्ल है। ओके, तो जब मैं अपना मुंह दिखाऊंगा तो क्या होगा, तो मुझे जो है इस दर्पण में, इस मिरर में जो है ये मैं उतनी ही पीछे दिखेगा जितनी एक्चुअल में मैं इसके सामने खड़ा हूंगा। और जो इमेज बनेगी, यानी कि जो इसकी छाया बनेगी, वो बिल्कुल वो उतनी होगी जितनी की मेरी इमेज होगी। ऐसा नहीं है कि वो छोटी बनेगी, वो बिल्कुल ही बराबर बनेगी। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। रोज अपना कहीं जाने से पहले अपना मुख जो है वो आप सुंदर से दर्पण में देखते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छे से आप याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपकी मुझे ये चीज समझ नहीं आई, तो मैं आगे से कोशिश करूंगा। ओके, तो आगे हम बढ़े तो निम्नलिखित में कौन सा पौधा घर गैस नहीं है। पौधा घर गैस यानी कि आपकी ग्रीन हाउसेज गैसेस नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 मेनली ग्रीन हाउसेज गैसेस है ये, और आपकी मीथेन भी है। ओके, मीथेन CH4, और आपकी नाइट्रोजन भी गैस है। ओके, और बची क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी। और अगर आगे हम क्वेश्चन बढ़े तो क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड पार्ट। सो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? ऑब्वियसली CNG, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन। तो आप LPG या फिर आप अगर तेल भी, मिट्टी का तेल भी लिखेंगे तब भी बात बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आगे हम बढ़े। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं विद्युत लेपन। और रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शालाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकों की संख्या होती है। ओके, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज समझाऊंगा जो इंग्लिश मीडियम में आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, नाइट वर्ड्स हैव फिलिंग द ब्लैंक कॉन्स एंड रॉड्स इन देयर आईज, यानी कि जो रात वाले पक्षी हैं आपके कौन से पक्षी हो गए? उल्लू। ओके, आउल। ये आपका जो है उल्लू जो है वो रात्रि या चमगादड़ जो भी है, तो जो रात वाले पक्षी होते हैं उनको रात को अच्छी तरह दिखता है लेकिन दिन को नहीं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं हमारी आईज में। ओके, हमारे रेटिना में दो चीजें, दो सेल जो है, एक कोन्स होते हैं, एक होते हैं हमारे रोड्स। ओके, दो चीजें बहुत जरूरी है। तो सी फॉर कॉन और सी फॉर कलर, COLOUR, सी फॉर कलर और सी फॉर कॉन्स हिंदी में बात करें तो शंकु। और रोज आप एक याद रखिएगा, दूसरा आप खुद ब खुद ही याद रख सकते हैं। तो कलर्स यानी कि हमारी हम जो है, आप जो है, मैं जो हूँ, हम दिन में अच्छी तरह देख पाते हैं, डे में अच्छी तरह देख पाते हैं। तो हमारे अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा हुई? कॉन्स। ओके, कौन सी चीज हुई? कॉन्स हमारी आंखों में ज्यादा, इसलिए हम दिन में अच्छी तरह देख पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आउल की, तो वो रोज जो है उसके पास बहुत ज्यादा भैया, तभी वो रात को देख पाता है। या फिर बिल्ली में बहुत ज्यादा है तो वो देख पाता है। आप कैट लिख लीजिए, चाहे बैट लिख लीजिए, बैट मीन्स चमगादड़, या फिर आउल लिख लीजिए, तो उनमें रोज ज्यादा है। तो शालाकाएं अगर हिंदी में बात करें तो नाइट वर्ड्स हैव इसमें क्या होगा? कॉन्स है लेस, यानी कि आपके शंकु जो है कम होंगे, लेस देन रोड्स। ओके, रोड्स जो है बहुत ज्यादा होंगे, तो इसका जो फिलिंग ब्लैंक होगा लेस होगा, यानी कि आपके
रोज जो है नाइट वर्ड्स में वो बहुत ज्यादा है, शालाकाएं बहुत ज्यादा है। ओके, तो और कॉन्स जो है वो कम है। सो नाइट वर्ड्स हैव लेस कॉन्स देन रोज। तो ये इसका आंसर जो है होगा। काफी हद तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है खालिस्तान है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। पहले तो सबसे पहले जो था वो प्लूटो था, लेकिन वो अब निकाल दिया गया है। तो अब जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है दैट इज नेपच्यून। ओके, नेपच्यून जो है वो सबसे दूर वाला या दूरतम ग्रह है। तो इसका आंसर जो होगा वो नेपच्यून। अगर मैं बात करूं दूर की, अब दूर की बात हुई है तो नजदीक इसका अपोजिट भी कर दूं तो पास वाला ग्रह कौन है इसका? निकट का, सूर्य का सबसे पास का ग्रह जो है वो, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो वो है आपका बुध, और इंग्लिश में अगर बात कर लो तो मरकरी। ओके, तो यहां से आप जो है वो ये चीज जरूर याद रखें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु जो है वो प्रयोग में लाया जाता है? दैट इज बिटुमिन। ओके, इसका आंसर जो होगा बिटुमिन। ईंधन का ऊष्मीय मान किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? दैट इज कैलोरी। ओके, कैलोरी में। और मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का आरोपण होता है? मादा मीन्स फीमेल, तो वो है आपका यूट्रस। ओके, और किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए, यानी कि एडोलसेंट को आप डिफाइन करिएगा। तो किशोर अवस्था जो है वो एक ऐसी लाइफ की या जीवन काल की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जब जनन जो अंग होते हैं, एक ऐसी अवधि है जनन का विकास होता है, और इसमें जो है हमारी बॉडी के या शरीर के बहुत सारे अंगों में जो है वो परिवर्तन भी होता है। ये एज जो है हमारी 11 साल से लेके आपकी 18 या फिर 19 तक जो है वो हो सकती है, और ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी भी करती है। और अगर ये सिंबल जो मैं बता रहा हूँ ये फीमेल का है, फीमेल में एडोलसेंट पीरियड जो है वो किशोरावस्था जो है वो मेल, ये सिंबल जो है मेल का है, इनसे मेल से पहले आ जाती है। और कई बार जो है वो इसको आप टीनेजर भी कह देते हैं। सो सौर परिवार या फिर सौर परिवार के सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए, तो वो है आपका जुपिटर। ओके, सौर परिवार का जुपिटर, या फिर हम कह लें इसको बृहस्पति। तो ये चीज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जुपिटर या फिर बृहस्पति। एंड गिव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है तो मैं दोनों ही मीडियम में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई कमी रहती है तो मुझे जरूर आप माफ कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों को सही यानी कि ट्रू एंड फॉल्स जो है वो आप बताएं। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा आप जानते हैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी कोई भी शेप जो है डेफिनेट नहीं है, कोई भी आकृति नहीं है। तो अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, क्या वो सही है? जी नहीं, अमीबा कभी भी मुकुलन या फिर बडिंग, जिसको कहते हैं बडिंग से रिप्रोडक्शन या फिर जनन नहीं करता है। अमीबा जो है वो द्विखंडन, ओके, द्विखंडन जिसे हम कह सकते हैं, द्विखंडन से जो है वो जनन करता है। द्विखंडन का मीनिंग संस्कृत का शब्द है द्वि यानी कि दो, एक से जो है वो दो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये अपने जो है बच्चे पैदा इस तरह से करता है, या फिर अपनी प्रोजनी या फिर अपना जो जनन जो है वो इस तरह से करता है, कि द्विखंडन, दो खंडों में विभाजित हो जाता है और एक दो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो मुकुलन हमने नहीं लिखना है। अब मुकुलन से यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ आपकी, तो अगर आप देखोगे तो मुकुलन जो है आपका वो आपका होता है हाइड्रा में। अगर हाइड्रा आपने डायग्राम में देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होता है। मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उसमें ऐसा होता है। सो बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं है। बुध मीन्स आपका मरकरी। तो क्या ये सही है ऐसा? जी, तो बुध जो है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा। ये सबसे छोटा ग्रह है, पीछे आपको मैं बता भी चुका हूं। तो ये काफी आपने बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है ये लिखेंगे आप, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति, सबसे जो है वो है आपका बुध, और ये आपका सूर्य से बिल्कुल निकट भी है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है क्या? की भविष्यवाणी हो सकती है? नो, नेवर, कभी नहीं। तो ये भविष्यवाणी कभी भी नहीं की जा सकती है। ओके, तो आगे हम बढ़े क्वेश्चन के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आ सकते हैं। दिए गए चित्रों को पहचानिए, रिकॉग्नाइज द गिवन फिगर्स। तो पहला जो है आपका ये है शुक्राणु। ओके, और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसे हम कहेंगे स्पर्म या फिर शुक्राणु, और ये जो दूसरा है इसे हम कहेंगे अंडाणु या फिर कहेंगे ओम। ओके, एंड नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा आप देख पा रहे होंगे, दैट इज जाइगोट, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मींस दैट इज प्लूरल, यानी कि आपका बहुवचन है। अगर न्यूक्लियस होता तो एक है, लेकिन न्यूक्लियाई है मींस दो है। तो एक न्यूक्लियाई ये है जो कि मेल पार्ट से है, और एक न्यूक्लियाई ये है जो कि फीमेल पार्ट से है। तो ये बन गया एक फ्यूजन। ओके, तो इसे हम जाइगोट कह लें इंग्लिश में, या फिर हिंदी में इसे हम कह लें युग्म। ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 1 मार्क्स के लिए है, एंड क्वेश्चन आपका ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। आप
जो है वो आग को या फिर CO2 किस प्रकार से आग को नियंत्रित करती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। CO2 जो है वो O2 से, देखिए पहले आप समझिए कि आग जलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। एक तो चाहिए होती है O2, राइट, और दूसरा जो है आपको अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, आप चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा लीजिए। सो CO2 जो है वो हैवी है, ओके, भारी होती है। CO2 भारी होती है अकॉर्डिंग टू एज कम्पेयर टू O2, और O2 जो है वो लाइट होती है, यानी कि आपकी हल्की होती है। तो नेचुरली जो है वो आपका क्या होगा, मान लीजिए ये कोई लकड़ी का पीस है, ये जल रहा है, तो जैसे ही आप फायर जो आपका अग्निशमक यंत्र होता है, अगर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालेंगे, वो जो निकलती है दैट इज CO2, तो वो एक आवरण सा बना लेती है, मतलब उसको कवर कर लेती है, आग के ऊपर जो है वो जम जाती है। ये भारी गैस होती है, भारी होने के कारण इसके ऊपर जो है जम जाती है या इसको कवर कर देती है। और जो ऑक्सीजन है ये एक कंबल की तरह काम करती है और इसके ऑक्सीजन के साथ इसका संपर्क जो है वो तोड़ देती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं उस लकड़ी को मिल रही है तो वो धीरे धीरे जो है आग बुझ जाती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि CO2 भारी होने के कारण ये ऑक्सीजन के जो चीज जल रही है उसके ऊपर वो कवर कर लेती है और एक कंबल की तरह जो है काम करती है, और ऑक्सीजन के साथ संपर्क जो है इसका टूट जाता है, जो आपकी फायर है वो बुझ जाती है। सेम अगर आपने कहीं उसे फायर जो आपके अग्निशमक यंत्र होते हैं वहां आग को बुझते या फिर स्कूल में कहीं देखा होगा, तो यही इसका बेसिक चीज है, इसका बेसिक जो है वो फंडा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका 1 मार्क्स के लिए है, एंड क्वेश्चन आपका ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। आप जो है वो आग को या फिर CO2 किस प्रकार से आग को नियंत्रित करती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। CO2 जो है वो O2 से, देखिए पहले आप समझिए कि आग जलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। एक तो चाहिए होती है O2, राइट, और दूसरा जो है आपको अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, आप चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा लीजिए। सो CO2 जो है वो हैवी है, ओके, भारी होती है। CO2 भारी होती है अकॉर्डिंग टू एज कम्पेयर टू O2, और O2 जो है वो लाइट होती है, यानी कि आपकी हल्की होती है। तो नेचुरली जो है वो आपका क्या होगा, मान लीजिए ये कोई लकड़ी का पीस है, ये जल रहा है, तो जैसे ही आप फायर जो आपका अग्निशमक यंत्र होता है, अगर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालेंगे, वो जो निकलती है दैट इज CO2, तो वो एक आवरण सा बना लेती है, मतलब उसको कवर कर लेती है, आग के ऊपर जो है वो जम जाती है। ये भारी गैस होती है, भारी होने के कारण इसके ऊपर जो है जम जाती है या इसको कवर कर देती है, और जो ऑक्सीजन के साथ इसका संपर्क जो है वो तोड़ देती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं उस लकड़ी को मिल रही है तो वो धीरे धीरे जो है आग बुझ जाती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि CO2 भारी होने के कारण ये ऑक्सीजन के जो चीज जल रही है उसके ऊपर वो कवर कर लेती है और एक कंबल की तरह जो है काम करती है, और ऑक्सीजन के साथ संपर्क जो है इसका टूट जाता है, जो आपकी फायर है वो बुझ जाती है। सेम अगर आपने कहीं उसे फायर जो आपके अग्निशमक यंत्र होते हैं वहां आग को बुझते या फिर स्कूल में कहीं देखा होगा, तो यही इसका बेसिक चीज है, इसका बेसिक जो है वो फंडा है। ओके, सो आगे हम बढ़े तो अपने आसपास की 3 विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। ओके, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेटेड। सो जितनी भी आपकी चमकीली चीजें हैं, या फिर मान लीजिए साइकिल का हैंडल बहुत ही चमकीला होता है, वो भी विद्युत लेपित या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग उस पर हुई होती है। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बाकी आप खुद ढूंढेंगे। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर हिंदी में बात करें परावर्तन के नियम बताइए। तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपका फंडा क्लियर करूंगा। यहाँ पे इंसिडेंट रे, देखिए ये सूरज है, यहाँ पे ये धरती है मान लीजिए, तो ये जो किरण पड़ रही है यहाँ से ऐसे निकल रही है। ओके, यहाँ से इस आने वाली किरण को हम क्या देते हैं, इंसिडेंट रे, और जो धरती से टकराने के बाद वापस जा रही है तो उसे हम क्या देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण, इसे हम कहेंगे हिंदी में आपतित किरण, और इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। सो एंगल, अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लें तो इसे हम मान लीजिए आई नाम दे दिया और इसे हमने दे दिया नाम आर, तो दोनों ही एंगल जो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। तो ये जो है वो रिफ्लेक्शन या परावर्तन का एक नियम भी है। ये तो एक पॉइंट आ गया। दूसरी अगर मैं बात कर लूँ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और आपतित बिंदु और अविलंब, इसे मैं अविलंब कहूंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं अविलंब, ये अविलंब है, और आपतन बिंदु, अविलंब जो है तथा परावर्तित किरण एक ही तल में मिलते हैं। ओके, तो आप ये जो है देख पा रहे होंगे, अविलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण जो है आपका एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये आपका जो है परावर्तन का नियम है। तो आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य नहीं होता, वाकई में नहीं होता, क्योंकि उसमें अशुद्धियां हमें दिखेंगी नहीं। तो जब तक हम उसे उबालेंगे नहीं या फिर ऐसी क्लोरीन नहीं डालेंगे तो वो चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, मे भी उसमें कुछ इंप्योरिटीज हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है जो दिखने वाला, एक साफ दिखने वाला पानी जो है वो बिल्कुल सही हो और शुद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दिखाइए। तो ये आपको बॉक्स दिए गए हैं और साथ में
ये आपको चीजें कायंत्रण, एडम एप्पल, टेस्टोन ये बताई गई हैं। आपने बॉक्स में जो है वो इसमें भरनी है कि कौन सी है। ओके, चेंज इन फ्रॉग फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट स्टेज। जब एक मेंढक जो है फ्रॉग लार्वा से एक फ्रॉग में बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ओके, उसे हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस या हिंदी में कहेंगे उसे कायंत्रण। तो पहला जो है हम इसमें भरेंगे कायंत्रण। लड़कों में स्वर पैदा करने वाला अंग वो है आपका एडम एप्पल्स। गले में जो आपको उभार सा दिखता है दैट इज एडम एप्पल, ड्यू टू एडम एप्पल। एंड पुरुष हार्मोन जो आपका टेस्टोन, तो तीसरे में जो है आप टेस्टोन भरेंगे। और अगर पुरुष की बात हुई है तो सिंबल आप लोग जानते हैं दैट इज द मेल सिंबल और दैट इज फीमेल सिंबल। अगर सिंबल भी पहचान चुके हैं तो हार्मोन की बात कर लें तो फीमेल हार्मोन जो होता है मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। ओके, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो टोटली क्लियर है। आगे हम बढ़े तो मैच दी फॉलोइंग। ओके, अब आप लोग मैच यहाँ पे करेंगे कि कौन सा जोड़ा जो है वो सही है। तो मुकुलन, मुकुलन मीन्स वर्डिंग। ओके, वर्डिंग, BUDDING, वर्डिंग। मुकुलन जो है अगर याद होगा आपको तो मैंने बताया था हाइड्रा में होता है। मुकुलन भी समझा दूं मैं तो मान लीजिए हाइड्रा कुछ इस तरह से होता है उसका, अगर आपने बुक में देखा होगा तो वो एक छोटा सा एक उभार बनता है दैट इज बड। इसे हम कहते हैं बड या फिर मुकुलन। इसे हम क्या कहेंगे? बड या मुकुलन। अब ये वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, ये बड जो है और थोड़ा बड़ा होगा। ओके, और एक नया यानी कि एक बड़ा हाइड्रा जो है वो बन जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मुकुलन या फिर बडिंग। तो ये होती है आपकी हाइड्रा में। तो जलने के लिए ऐसा गैस आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आपका टोटल क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बुझाने के काम आती है, तो नेचुरली जलाने के लिए जो है वो ऑक्सीजन। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे जो है वो चंद्रमा। पौधागर गैस, पौधागर गैस जो है वो यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही नीट एंड क्लीन क्लियर होगा और इस तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये क्लियर हो चुके होंगे। देखिए यहाँ पे रट्टा मारने से ज़्यादा ये है कि आप लोग समझें और लॉन्ग टर्म के लिए समझें, राइट एंड रॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन है ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। जी हाँ, सिंगल सेल ही है। डायग्राम अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरह का, एक उसकी पूंछ होती है, इसका एक हेड होता है, तो वो वाकई में एक सिंगल सेल है। लेमन जूस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाकई में वो जो है नींबू का रस विद्युत का सुचालक करता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाती है। सही है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। क्या वो वाकई में है? अ जाइगोट इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर भी बिल्कुल सही है। सूर्य एक ग्रह है? जी नहीं, सूर्य एक ग्रह नहीं है। पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य जो है एक स्टार या फिर एक तारा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर है। पौधागर प्रभाव अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आंतरिक निषेचन, बाहरी निषेचन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। एंड दुष्प्रभाव क्या है वर्णन कीजिए। ईंधन के रूप में बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो काफी लंबा भी हो गया है, तो ये क्वेश्चन जो है आप जरूर इन्हें भी देखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इस बार जरूर और जरूर आए। पौधागर प्रभाव अपने शब्दों में ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बहुत ज्यादा रोल जो है वो प्ले करती है। आंतरिक निषेचन, बाहरी निषेचन। आंतरिक निषेचन में आपको बता दूं आपका मैन या मैमल्स होते हैं, ये हम में होता है। और बाहरी निषेचन जो है वो आपका फ्रॉग में होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो पेट यानी कि गर्भ के बाहर होती है और जो आंतरिक निषेचन होता है वो उसके डेवलपमेंट गर्भ या फिर यूट्रस में होती है। ये 2 मेन डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आप जरूर क्वेश्चन इनको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत ईजी है। होप आपको मजा आया होगा और आगे भी जुड़े रहने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।